नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। जीत का फंडा आदिवासी एजेंडा। जी हाँ, मध्य प्रदेश की सियासत में आदिवासियों का अच्छा खासा दखल है, या यूँ कहें कि सत्ता का रास्ता आसान बनाने में आदिवासी अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए बीते कुछ साल से बीजेपी आदिवासियों के जन नायकों को सम्मान देकर उनके बीच अपनी पेट मजबूत करने में जुटी है। अब कांग्रेस ने भी बीजेपी की इसी लाइन पर चलने का फैसला कर लिया है। बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर कांग्रेस ने कार्यक्रम किया, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी के बाद ही उसे क्यों आदिवासी जन नायकों की याद आई। क्या चुनाव में आदिवासियों को वोट पाने के लिए कांग्रेस ही जद्दोजहद कर रही है, और क्या आदिवासियों के जरिए मिलने वाली सत्ता की चाबी वो इस बार हासिल कर पाएगी? तो आज चर्चा में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। बीजेपी की राह पर कांग्रेस को याद आए आदिवासी, भगवान बिरसा मुंडा की मना रहे पुण्यतिथि। चुनावी साल में बीजेपी और कांग्रेस आदिवासियों के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करने में जुट गई है, क्योंकि आदिवासी ही मध्य प्रदेश की सत्ता की चाबी है। 2018 के चुनाव में भी जयस के सहारे आदिवासियों का साथ कांग्रेस को मिला था, जिसके बाद वो सत्ता में काबिज हो पाई, और ये बात बीजेपी भी बखूबी समझती है। बीजेपी ने रीवा में कोल जनजाति सम्मेलन का आयोजन किया, तो इधर कांग्रेस ने भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मनाई। लेकिन अब सवाल ये है कि चुनाव के वक्त ही कांग्रेस को आदिवासियों के इष्ट देव क्यों याद आ रहे हैं? बीजेपी से पहले कांग्रेस ने क्यों आदिवासियों के जन नायकों को नहीं पूछा? क्या कांग्रेस ये समझ रही है कि आदिवासियों को लुभाने के लिए बीजेपी की राह पर ही चलना होगा? हालांकि कांग्रेस बीजेपी के सम्मेलन को चुनावी इवेंट बता रही है। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के नाम पर से बड़े बड़े इवेंट करती है, स्टेशनों के इमारतों के नाम बदलती है, लेकिन पास में अगर कमलापति महल की आप हालत देख लें, जो मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में आता है, बहुत ही जर्जर हालत में है। इन्हीं के शासन काल में कई आदिवासियों को घसीट कर मारा जाता है, मॉब लिंचिंग के कारण उनकी मौत हो जाती है। लेकिन ये आरोप हम पर लगाते हैं, जबकि कांग्रेस ने सदैव ही आदिवासी वर्ग के उत्थान के लिए, विकास के लिए कार्य किया। भाजपा ने सिर्फ उनके नाम पर इवेंट किए हैं। ये तो जग जाहिर है कि आदिवासियों के जन नायकों को बीजेपी ही सबसे पहले सबके सामने लाई और उन्हें सम्मान भी दिया। फिर चाहे बात हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति करना हो, या फिर आदिवासी जन नायक टंट्या मामा का बलिदान दिवस मनाना हो, बीजेपी ने आदिवासियों के बीच पेट बनाने की पूरी कोशिश की, और अब बीजेपी बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मनाने को कांग्रेस का स्वांग बता रही है। जितने आदिवासी हितैषी हैं कमलनाथ जी, उतने हितैषी कभी हो नहीं सकते। इन्होंने शिवभान सिंह सोलंकी जी को मुख्यमंत्री बनने दिया कमलनाथ जी की पार्टी ने। इन्होंने दलवीर सिंह के साथ उपेक्षा का भाव अपनाया। इन्होंने जमुना देवी जी को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो उमंग सिंगार जी की क्या हालत की, ये सारे आदिवासियों को मालूम है चारों तरफ के। अब ये कोई भी स्वांग कर सकते हैं आदिवासियों में जाके, वो विश्वास करेंगे ही नहीं। इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे। ऐसे में आदिवासी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए काफी अहम है, क्योंकि एमपी की कुल 230 सीटों में से 84 सीटों पर आदिवासी वोटर्स निर्णायक हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित 47 सीटों में से बीजेपी ने 31 सीटें जीती थी, तो कांग्रेस के खाते में सिर्फ 15 सीटें ही आई थी। लेकिन 2018 के चुनाव में बीजेपी सिर्फ 16 पर ही जीत दर्ज कर सकी, जबकि कांग्रेस ने 30 सीटें जीती थी। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस आदिवासियों को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। हालांकि आदिवासी वोट बैंक को साधने में कौन कितना कामयाब हो पाएगा, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो बीजेपी कांग्रेस के इसी एजेंडे को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। देर से ही चुनाव के काल में कांग्रेस को भी आदिवासी जननायक याद आ रहे हैं, और वो सवाल भी उठा रहे हैं कि कमलापति के महल की उनको बड़ी चिंता है। लेकिन 10 साल दिग्विजय सिंह ने भी शासन किया, और उसके पहले कांग्रेस की तमाम सारे सरकार रही,
उसमें दो दो मुख्यमंत्री भी आदिवासी रहे हैं, जमुना देवी भी, प्यारेलाल कंवर भी, तब शायद इसका ध्यान नहीं आया, लेकिन देर सवेरी सही। तो क्या वाकई मान लिया जाए कि 2018 के जो परिणाम हैं, कांग्रेस आदिवासी बेल्ट में उनको दोहरा पाएगी? मनोज जी, सबसे पहला और बड़ा सवाल ये है कि यदि आदिवासी जननायक कांग्रेस को याद आ रहे हैं तो फिर कांग्रेस भूल किसको रही है? किसी न किसी को तो भूल रही है। बिल्कुल, क्योंकि जब तक गांधी नेहरू परिवार को महिमा मंडिन करने का सिलसिला जारी रहेगा तब तक दूसरे महानायकों की याद नहीं आ सकती। और जब दूसरे महानायकों की याद आ रही है, इसका मतलब ये हो गया कि जिनके नाम पहले महिमा मंडित किए जाते थे वो कमजोर हो गए, इसलिए आपको दूसरे रास्ते का सहारा लेना पड़ रहा है। वो तो हम पिछले कई चुनाव से देख ही रहे हैं। तो इसलिए जो है ये महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि कोई भी आदिवासियों को याद करता है और उन्हें मुख्य धारा में लाने की कोशिश करता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये बात सही है कि जिन क्षेत्र के अंदर एक जमाने में कांग्रेस का प्रभाव हुआ करता था, इंदिरा जी का नाम चलता था, वहाँ जो है अब भाजपा का प्रभाव है और भाजपा का मकाम बोल रहा है। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात जो प्राय हम सब लोग करते हैं और वो ये है कि धर्मांतरण की परिस्थितियों को रोकने के लिए संघ का जो काम है वो महत्वपूर्ण है। संघ वहाँ काम करता है जिसका लाभ प्रतिफल के रूप में भाजपा को मिलता है। तो ये एक बड़ा जो मामला है वो ये है। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये बात सही है कि कम से कम जातिवादी विध्वंस पॉलिटिक्स के बीच में और हमें उन समुदाय के महापुरुषों की याद आ रही है, इसको हम अच्छा मान सकते हैं और उसी अच्छेपन को आज हम लेकर के चलेंगे जी। अगली बात जो सबसे खास है वो ये है कि ये क्या है, केवल ढोल पीटने का खेल है। एक तरह के कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग मीडिया क्षेत्र में ही पोषित पल्लवित हैं जो ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा हो जाएगा और कमलनाथ जी जादू कर देंगे। मुझे तो अभी तक ऐसा कोई काम नहीं लगा, क्योंकि आपके जो आज के टॉपिक है उस टॉपिक में ही ये बात सामने आ रही है कि यदि आदिवासियों के लिए, महापुरुषों के लिए भाजपा काम करती है तो अब कांग्रेस करने लग गई। यदि लाडली बहना को जो है कल 1,25,00,000 महिलाएं रजिस्टर्ड हुई हैं, बिल्कुल, और मनोज जी हम सब लोगों ने बड़ी सहजता से लिया था, लेकिन आज मैं आपको एक टिप्पणी कर रहा हूं। 1 रुपया खाते में भेजा गया, बिल्कुल, 1 रुपया का मतलब ये होता है 1,25,00,000 रुपया भेजा गया है। 1,25,00,000 महिलाओं के खाते में यदि 1 रुपया जा रहा है तो 1,25,00,000 रुपए जा रहा है। और आप अंदाज लगाइए कि कितने करोड़ रुपया जो है कल की तारीख में मुख्यमंत्री जी देंगे। अब आप क्या कर रहे हो? आप और हर महीने देंगे। आप हमारी सरकार बनवा दीजिए और आप जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ना कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो यहाँ खून सस्ता है, आजादी बड़ी चीज थी जो दी थी। यहाँ कह रहे हैं तुम मुझे सरकार दे दो और मैं तुम्हें 1,500 रुपया दूंगा। ये जो नारा है कमलनाथ जी का, ये भी नकल है। आदिवासियों के यहाँ जाने का मामला भी ये नकल है। और अब आप बताइए, मैं आपसे, आप तो बहुत सक्रिय पत्रकार हैं, कि बताइए बजरंग सेना का कौन है? आप कौन से क्षेत्र का रहने वाला है? 95% लोग नहीं जानते कि बजरंग सेना जो कल कांग्रेस में विलय हुआ है, कांग्रेस में विलय हुआ मतलब एक राजनीतिक पार्टी था बजरंग सेना क्या? और उसके बाद नहीं, उसमें भी खबरें आ रही है कि उसके कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं, पूरा बजरंग सेना का विलय नहीं हुआ है, ये उसके कुछ पदाधिकारी कह रहे हैं। नहीं, वो सब क्या है, वो एक प्रकार का वो माहौल है जो प्रेशर बना करके उनको वो लाभ लेना चाहते थे, उनको लाभ नहीं मिला होगा तो इधर वो लाभ ले लेंगे राजनीतिक रूप से। तो इसके अतिरिक्त तो आप देखिए नकल क्या हो रही है। एक हिंदुत्व की बात हो रही है, फिर आदिवासियों की बात हो रही है, फिर महिलाओं की बात हो रही है, फिर बजरंग दल और बजरंग सेना। अब एक तरफ आप बजरंग दल पर बैन लगा रहे हो, दूसरी तरफ आप बजरंग सेना के लोगों को ले रहे हो। उनके भी आप पोस्टर उठा करके देख लीजिए, वही सब है जो बजरंग दल के लोग कर रहे हैं। तो आप एक राज्य में कुछ और दूसरे राज्य में कुछ हो रहे, तो आपकी और उसमें एक दिलचस्प चीज और हुई थी, मतलब मैं आप दर्शकों की जानकारी के लिए और आपको, कि राहुल गांधी ने कहा था कि ये महिलावादी लोग ने हम ये जय श्री राम नारा लगाते हैं, हम जय सिया राम बोलेंगे। उसी कमलनाथ ने उसी पीसीसी में जय श्री राम के नारे लगवाए उसी दिन। और एक बात मनोज जी आज मैं आपको कह रहा हूं कि जो रामभद्राचार्य जी महाराज हैं,
उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि जय सिया राम शब्द नहीं है, क्योंकि तुलसीदास जी ने पूरे रामायण ग्रंथ में कहीं भी सिया राम शब्द का नहीं इस्तेमाल किया। और एक जगह जहां हम सब लोग बोलते हैं कि सिया राम में सब जग जानी, तो वो सिया नहीं है, वो सी और ए है, आ की मात्रा नहीं है, केवल सीए राम में सब जग जानी, ये है वो। यानी सिया राम जो है, अब श्री और राम, श्री का मतलब ही लक्ष्मी होता है, और लक्ष्मी जो है वो विष्णु की अर्धांगिनी है, यानी राम की अर्धांगिनी है। तो श्री राम का मतलब ही होता है जिसमें सीता भी समाहित है, राम भी समाहित है। अब इतने विद्वान लोगों को अपन क्या, मैं तो समझा ही नहीं सकता ना कि जो है आप ये भ्रम पैदा करने की उनको तो शूद्र गवार ढोल पशु नारी में भी अलग अलग व्याख्या है। लेकिन ब्रजेश जी, जो कांग्रेस देर से जो शर्मा जी भी कह रहे हैं और हम देख भी रहे हैं, लेकिन हो ये रहा है कि वो एक दिन के लिए होता है। हम देखते हैं कि कभी आदिवासी निवारण में घटना आती है कि आपराधिक मामले में एक परिवार की हत्या होती है, कांग्रेस एक कमेटी भेज देती है, उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ किसी को नहीं पता। बागली में कोई एक घटना होती है, आपराधिक मामला होता है, एक कमेटी वहाँ भेज दी जाती है। अभी हमने देखा कि उज्जैन में कुछ घटना होती, वो पहुँचा देते हैं। तो कमेटी का खेल चल रहा है। और एक ये चल रहा है कि कोई आयोजन हो तो उनके दिन एक दिन पुष्पांजलि अर्पित कर दी जाए, उनको स्मरण कर लिया जाए, बाकी दिन के लिए भूल जाए। तो आदिवासियों के लिए अगर इतनी चिंता कांग्रेस को, तो उसमें से एक लीडरशिप भी तो डेवलप करना होगी। क्योंकि आप देखिए जमुना देवी के बाद अब जितने उमंग सिंगार के साथ क्या कुछ हो रहा है, बीजेपी के लोग भी जानते हैं, हम भी देख रहे हैं। ओमकार सिंह मरकाम है, कांतिलाल भूरिया, या तमाम सारे जो आदिवासी नेता हैं, या सूरजभान सोलंकी का जब बनने का मौका था, शिवभान सिंह सोलंकी का, उनके साथ क्या हुआ, प्यारेलाल कंवर के साथ क्या हुआ, जमुना देवी के साथ क्या हुआ। तो बेहतर है कि अपने आदिवासी जो है नेतृत्व उसको डेवलप किया जाए और उनको सत्ता में ज़्यादा हिस्सेदारी दी जाए अगर इतनी चिंता है, बजाय इसके कि एक दिन आपने पुष्पांजलि अर्पित कर दी या माल्यार्पण कर लिया। देखिए मनोज जी, ये सब क्यों किया जा रहा है? माल्यार्पण भी आप क्यों कर रहे हैं? और यदि आप कमेटियां भी बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं? क्यों बना रहे हैं? इसका कारण ये है कि चुनाव है मनोज, 2 करोड़ की आबादी है, 84 सीटों पर उनका असर है। तो आप देखिए 2018 में यदि सत्ता से विमुख हो गई थी बीजेपी और कांग्रेस सत्ता में आ गई थी, तो कहीं ना कहीं आदिवासियों का समर्थन मिला था। बिल्कुल, उस समर्थन को फिर से हासिल करना चाहती है, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतना चाहती है कांग्रेस। इसलिए आप देखिए वो जननायकों को याद कर रही है, आदिवासी जननायकों को, उनको पुष्पांजलि भी दे रही है, श्रद्धांजलि भी दे रही है, उनको याद भी कर रही है, और कमलापति के महल को भी याद कर रही है। इससे पहले जो आपने कहा कि पहले क्यों नहीं किया आपने, जननायकों को पहले क्यों याद नहीं किया? क्योंकि ये वोट बैंक आपका ही था। उनके जो नेता थे, जो आदिवासी नेता आए थे, उनको इतना महत्व क्यों नहीं मिला पार्टी में? जैसे चाहे शिवभानु सिंह सोलंकी की बात करें, चाहे हम जमुना देवी की बात करें, लगातार जमुना देवी दिग्विजय सिंह से लड़ती रहीं, लगातार। आप देखिए कि किस तरह से उनमें खटास चलती रही। मुख्यमंत्री नहीं बनाया आपने, प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया को बनाया, तो आप देखिए किस तरह से वो चलते रहे रिमोट की तरह से। आज भी आदिवासी आपके साथ दें तो क्यों दें? उनके नेतृत्व को क्या कर रहे हो आप? यदि हीरालाल अलावा को आपने पिछली बार एक तरह से ठग लिया, जैस को, पूरे जैस को ठग लिया कि आपने उनके वोट तो ले लिए, जैस को समर्थन तो पा लिया, लेकिन आपने एक मंत्री तक नहीं बनाया। आप मंत्री बना देते हो। यदि जैस से कोई आया था, एक संगठन यदि आदिवासियों को खड़ा किया था, युवाओं की, आदिवासी युवाओं की आवाज़ था, तो आप उसको नेतृत्व देते, मौका देते आगे बढ़ने का, नेता बनाने का। लेकिन नहीं, 43 लाख आबादी है, मतलब 43 समूह हैं आदिवासियों के मनोज जी, और 60 लाख भील भिलाला हैं, 51 लाख गोंड हैं, 12 लाख भी। तो आप देखिए कॉल है इन तमाम वोट बैंकों को साधने के लिए। ये बड़ी संख्या जो मैंने बताई थी आपने, 2018 में 34 सीटें मिली थी। आप देखिए बीजेपी को 34 सीटें और 2013 में 59 सीटें। तो अब आपको ये सीटें, जिस तरह से हमने देखा 2018 में आपका समर्थन मिला, कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिल गई तो कांग्रेस की सरकार बन गई। इससे पहले 2003 में चाहे आदिवासी आरक्षित सीटें 41 थी, तो आप देखिए कि वहाँ पे आपको 37 सीटें बीजेपी को मिली थी। बिल्कुल। और जब 2008 में ये सीटें बढ़कर 41 से 47 हो गई थी मनोज जी, तो बीजेपी को मिली थी उसमें से 29 सीटें, बाकी कांग्रेस को मिली थी। 2013 में 47 में 31 सीटें बीजेपी को, 2018 में 47 में से सिर्फ 16 सीटें, मतलब दोगुनी हो गई थी कांग्रेस की, बीजेपी की कम हो गई थी। आप सत्ता में आ गए थे, इसलिए आप आज कमेटियां बना रहे हैं। जब आप सत्ता में रहे तो क्या आदिवासियों पे अत्याचार नहीं हो रहे थे? आदिवासियों के हक में आपने क्या काम कर दिए थे? चाहे दिग्विजय सिंह शासनकाल हो, चाहे उससे पहले की कांग्रेस हो। जननायकों को कौन याद कर रहा है? यदि जबलपुर में आए हैं तो आप देखिए अमित शाह आए हैं और किस तरह से जननायकों को महत्व देना शुरू कर दिया। इसके बाद आप आगे बढ़ रहे हैं ना, क्योंकि आपको वो 47 सीटों के अलावा वो
84 सीटें दिख रही हैं जहां आदिवासी हार जीत का फैक्टर तय करते हैं। इसी फैक्टर की वजह से आप 2018 में आपको महत्व पता चल गया है कि आदिवासी जिस तरह से पहले इंदिरा जी को आपने क्यों नाम लेके आ रहे हैं, प्रदर्शनी के नाम से महिलाओं के लिए एक अलग से वचन पत्र लेकर आ रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों में कोई नेता आपने ऐसा खड़ा नहीं किया इंदिरा गांधी के नाम से। लेकिन मैं और गया था, प्रकाश भटनागर जी हमारे एडिटर इन चीफ हैं, हम दोनों गए थे, तो आदिवासी गांव में जोबट में मोदी जी को जानते हैं लोग। किसकी सरकार बनने वाली है? मोदी जी की। किसने मकान दिया है? मोदी जी ने। सड़क किसने बनवाई? मोदी जी ने। वो लोकप्रियता मनोज जी की, जो आदिवासियों को घर मिल रहा है, सड़क मिल रही, वहां जो उनका विकास हो रहा है, वो एक नेता को जानते हैं। हमने जब उस दौर में पूछा, जब उपचुनाव का दौर था, तो आप देखिए कि ना वो कमलनाथ को पहचानते थे कि कमलनाथ कोई हैं या 15 माह मुख्यमंत्री रहे। बिल्कुल। वो शिवराज जी को जानते थे, वो नरेंद्र मोदी को जानते हैं। कुछ इलाकों में यदि शिवराज जी का नाम नहीं लिया तो नरेंद्र मोदी का नाम लिया। तो आप देखिए कि लोकप्रियता के मामले यदि आप काम करोगे आदिवासी क्षेत्रों में तो आपकी पहचान बढ़ेगी। अब आप नकल करोगे तो नकल करने वाला तो पास नहीं हो सकता ना मनोज जी। बिल्कुल। यदि पास भी नहीं होगा तो आप देखिए जो टॉपर कौन बनेगा, जिसने मेहनत कर रहा है, पूरे 5 साल आदिवासियों को याद कर रहा है, आदिवासियों को जननायकों को याद कर रहा है, आदिवासियों के हित में योजनाएं लेकर आ रहा है, चाहे वो पैसा एक्ट की बात हो, चाहे घर घर राशन पहुंचाने के तमाम तरह के उपाय हों। सिर्फ आपने एक अवकाश दे दिया था, तो क्या अवकाश के भरोसे सब कुछ हो जाएगा? अवकाश से हट के कितना किया आदिवासियों के लिए? तो मुझे लगता है कि 84 सीटों पे जीतने का जो गणित है, जो फैक्टर काम करता है, उसलिए कांग्रेस इस तरह के जतन कर रही है, वो नकल कर रही है, वो बीजेपी ने जो कर दिया उससे आगे की बात कर रही है। अपना कोई रोड मैप बनाकर नहीं दे रही, अपनी कोई योजना है कि वो आदिवासियों के लिए क्या करेगी। सरकार में आ गई तो सिर्फ एक अवकाश दे देगी आदिवासी दिवस पर, इसके अलावा क्या करेगी? इसका कोई रोड मैप हो, और वो भी रोड मैप ऐसा हो कि बीजेपी से बेहतर हो, कि बीजेपी ने इतना कर दिया, हम इसके बाद आगे करेंगे। वो कहें कि रानी कमलापति के नाम से स्टेशन बना दिया, हम आएंगे तो उनका महल भी अच्छा कर देंगे। ये जो छूट गए हैं उनको बेहतर करेंगे कि रानी कमलावती है कि कमलापति है। बिल्कुल। तो शर्मा जी, एक और संकट भी है कांग्रेस के सामने कि वो जितना जतन कर रही है, लेकिन जो जयस है उसका एक हिस्सा अभी बीआरएस में शामिल हो गया है, और उसके जो गैर आदिवासी नेता हैं डॉक्टर आनंद राय, वो भी कह रहे हैं 30 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी भी कह रही 230 सीटों पर लड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है इन 47 सीटों पर भी उम्मीदवार उनके होंगे। और जयस भी कह रही है कि हम 80 सीटों पर आदिवासी उम्मीदवार उतारेंगे। तो क्या वाकई में पूछ परख पड़ जाएगी आदिवासियों की, या कांग्रेस के लिए एक संकट ये होगा कि उम्मीदवार खोजेंगे कहाँ से? नहीं, वोट विभाजन जहां भी होता है कांग्रेस को नुकसान होता है, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी का गुजरात में देखिए, आम आदमी पार्टी का गुजरात में देखिए, जब वहां उनका प्रवेश हुआ तो उसका मामला अलग हो गया। और उसके बाद जो है आप आम आदमी पार्टी का मध्य प्रदेश में प्रवेश हो रहा है, क्योंकि वहां जो है आदिवासी अंचल ही है लगभग सिंगरौली वाला। उस आदिवासी अंचल में जो है वहां सिंगरौली में मेयर हो गया। और ये कहा जा सकता है कि जहां भी तीसरी पार्टी का उदय हुआ है वहां कांग्रेस कमजोर हुई है। तो ये एक फंडा तो है, लेकिन कर्नाटक में जैसे हम कहें तो कर्नाटक में तीसरी पार्टी के ही वोट शिफ्ट हुए और मालूम चला कि कांग्रेस की को छप्पर फाड़ करके भी मिल गए। हमने पश्चिम बंगाल में भी देखा। नहीं, पश्चिम बंगाल में वो तो खैर एक अलग एंगल है ना, मुस्लिम समुदाय के वोटों का एंगल है वो तो ये जो आदिवासियों वाला फंडा चल रहा है मनोज जी, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है, जैसा मैंने पहले दौर में कहा। अब एक टीवी डिबेट सुन रहा था मैं, एक बड़े समझदार नेता हैं, उनकी तरफ से एक आया कि एकदम से नेहरू जी को शपथ किसने दिलाई? तो बोले नेहरू जी को माउंटबेटन ने शपथ दिलाई। किसकी शपथ दिलाई? विक्टोरिया के नाम की शपथ दिलाई। और जो है भारतीय झंडे के नीचे भी शपथ नहीं ली और भारत के प्रधानमंत्री बन गए वो। तो ये एक जो ऐतिहासिक तथ्य है ये अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। आप देखिए, दलितों की बात है, एक लाइन की बात बोल रहा हूं मैं। हमने एक जगह पढ़ा कि कांग्रेस जो है उसका गठन इसलिए किया गया था कि क्रांतिकारी जो आंदोलनकारी लोग थे वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। कांग्रेस जो है वो ब्रिटिश सरकार ने अपने हित के लिए बनाई थी, उसको कोई स्वतंत्रता आंदोलन के लिए थोड़े न बनाया था उसको, जो बाद में ये दावा ठोक रहे हैं कि हम स्वतंत्रता आंदोलन के लिए नहीं, क्रांतिकारियों के आंदोलन को प्रभावित करने के लिए हुआ। क्रांतिकारी उसमें शामिल नहीं हुए तो 4 बैरिस्टर शामिल हुए, एक नेहरू जी, एक अंबेडकर और जिन्ना और महात्मा गांधी। अब आप देखिए, महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता हो गए, जिन्ना को पाकिस्तान दे दिया इन लोगों ने, चारों ने मिल करके, और एक हिंदुस्तान नेहरू जी को दे दिया। अंबेडकर जी क्या लेके घूम रहे हैं? सबसे बड़ी चीटिंग अंबेडकर जी के सामने कांग्रेस के लोगों ने
तो ये की कि उस आदमी को पहले तो यूज किया और उसके बाद बाहर कर दिया। इसी प्रकार से आप आदिवासियों को देख लीजिए। तो ये जो परिस्थितियां हैं उस समय से आज तक केवल यूज किया गया, और आज भी जो फंडा चला जा रहा है कि भाई तेरी पुण्य तिथि पर याद कर लेंगे तेरे को, तेरी जन्म तिथि पर याद कर लेंगे, हम तेरी जन्म जयंती पर याद कर लेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि आप हमें वोट दे दो और हम जो है सरकार में मजे लेंगे। टिकट भी इसलिए दे देंगे कि मजबूरी आरक्षित सीटें हैं। आप एक चीज को गौर करिए, जो आज सबसे बड़ी चर्चा का हमारा जो विषय है और हमने बिंदु निकाला है लगभग वो ये निकला है कि आप जो है योजनाओं की नकल कर रहे हैं या योजनाओं का कोई नया विजन पेश कर रहे हैं। आप सरकार क्यों बदलना चाहते हैं, आप सरकार में क्यों आना चाहते हैं, ये क्या विजन है। आज 2003 के उमा जी का वो याद करिए, संकल्प यात्रा वाला, उन्होंने विजन प्रस्तुत किया था कि जंगल जमीन पंचजा के अंतर्गत हम जो है सारे क्षेत्रों का विकास करेंगे। उन्होंने ये बताया कि हम मध्य प्रदेश में जो सागर की सड़क थी, उस सड़क के अंदर कंकर ढूंढते थे, गिट्टियां ढूंढते थे, उसको हम वापस बनाएंगे। आज सारा का सारा विजन सामने रखा हुआ जो 2003 में रखा था। सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाने की बात की, बढ़ा, कृषि क्षेत्र को बढ़ाने की बात बढ़ी। मैंने आज ही एक कॉलम मनोज जी लिखा है, एक लाइन का कह रहा हूं, एमएसपी चुपचाप बढ़ रही है। कितनी बार बढ़ गई जब से किसानों का आंदोलन हुआ था। ये 6-7 किसान नेताओं ने पूरे देश के किसानों को गुमराह करा और उनको धोखा दिया, और आज केंद्र की सरकार जो है वो निरंतर एमएसपी बढ़ा रही है, और एमएसपी बढ़ा करके तो किसान को जो ओरिजिनल समय का एक छोटी प्रतिक्रिया कि क्या अब आदिवासियों को गुमराह किया जा सकता है? निश्चित तौर पर अब दौर बदल गया है मनोज जी। आदिवासी पढ़ा लिखा हो गया है, समझदार हो गया है, सोशल मीडिया का दौर है। तो मुझे नहीं लगता कि आदिवासी के बारे में जो कहा जाता है वो भोला भाला है, लेकिन मूर्ख नहीं है। तो अब आप उसको मूर्ख नहीं बना सकते हो, लगातार आप उसको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। वो शिक्षित है, इसी कारण जैसे जैसे संगठन हुए, सबसे पढ़े लिखे युवाओं का संगठन था वो। तो आप देखिए कि मुझे नहीं लगता कि अब आदिवासियों को आप ठग सकते हैं, वर्गला सकते हैं, उन्हें भ्रमित कर सकते हैं। वो भली भांति समझता है कि कौन उसके लिए बेहतर है, कौन बेहतर कर रहा है, कौन बेहतर करेगा। वो आपके रोड मैप को भी देखेगा, वो आपके काम को भी देखेगा, इसके आधार पर वो अपना मत देगा। तो यदि कोई राजनीतिक दल ये सोचते हैं कि बहलाकर उनको भ्रमित करके वो उनका वोट हासिल कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि अब आदिवासी वैसा रह गया। बिल्कुल, और सबसे बड़ी चुनौती भी यही है कि जिसको आप मूर्ख समझ रहे हो वो पढ़ा लिखा समझदार हो गया, और उसको प्रभावित करने के लिए आपको कुछ नए जतन करने होंगे। अटेंशन में फिलहाल इतना ही। तो जीत का फंडा आदिवासी एजेंडा, तो जाहिर सी बात है कि जब आप आदिवासियों की बात करते हैं तो एक रोड मैप आपको विजन के साथ जाना होगा कि आप उनके लिए क्या करना चाहते हैं। हमने देखा इस सरकार में पैसा एक्ट की बात होती थी, जब लागू हो गया तो कहा जाने लगा कि तो दिग्विजय सिंह के ज़माने से हो गया है, या तमाम तरह की बातें निकल के आई। जब आदिवासी जननायकों को पूजने का दौर शुरू हो गया तो उस पर भी टीका टिप्पणी की जा रही, सवाल उठाए जा रहे हैं। तो क्या महज आदिवासी एक वोट बैंक है? क्या उसकी अपनी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है? और ये चुनाव में सब कुछ सामने निकल कर आ ही जाएगा। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।